हेलो हेलो। वेलकम, आप सभी का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आयुर्वेद निरूपण। तो बिना किसी देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट पदार्थ विज्ञान का हर एक चैप्टर आपको इसी चैनल पर पढ़ाया जाएगा। सिर्फ पदार्थ विज्ञान ही नहीं, बाकी के भी जितने सब्जेक्ट्स हैं सभी इस चैनल पे कवर होंगे। इसलिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड अगर आपको मेरी मेहनत, मेरा एफर्ट अच्छा लगता है तो आप शेयर और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पदार्थ विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर आयुर्वेद निरूपण। तो बिना किसी देरी करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है। तो आयुर्वेद हम पढ़ रहे हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर में। निरूपण का क्या अर्थ है? निरूपण मतलब बेसिक्स। निरूपण बोले तो स्टार्टिंग, उसका जो सार भाग है। मतलब आप अगर अभी पदार्थ विज्ञान आगे पढ़ेंगे तो पदार्थ विज्ञान पढ़ते समय आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट लगेंगे। ना कि सिर्फ पदार्थ विज्ञान, आयुर्वेद इस शास्त्र को समझने के लिए आपको जो भी बेसिक कंसेप्ट लगेंगे वो सारे ही बेसिक कंसेप्ट हम कहाँ पे कवर करने वाले हैं, इस फर्स्ट चैप्टर में। जो बेसिक कंसेप्ट्स आपको आगे अगले चैप्टर्स में फिर से रिपीट भी होंगे और आगे के हायर कंसेप्ट समझने के लिए आपको वो काम भी आएंगे एज अ सबस्ट्रेट। ये कंसेप्ट्स आपके लिए काम में आने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है। इसलिए ये चैप्टर आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से करना चाहिए। जिस तरह से मैंने संहिता अध्ययन में आयुष कामी अध्याय बताया जो इम्पोर्टेंट है, बेसिक है, उसी तरह से पदार्थ विज्ञान में भी ये अध्याय, ये चैप्टर बेसिक है। फर्स्ट चैप्टर आयुर्वेद निरूपण। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैंने, अगर आप हमारे ओल्ड व्यूअर हैं तो स्टार्टिंग में मैंने लैंग्वेज मराठी चूज़ की थी, इसलिए ये चैप्टर मराठी में है। आगे के चैप्टर्स सारे ही हिंदी में है। तो बस आप नोट्स में एडजस्ट कर लीजिए। अभी मैं, मोड ऑफ लैंग्वेज मेरी हिंदी ही है और मैं इसको हिंदी में ही पढ़ाने वाला हूँ। तो ये एक चीज़ आप थोड़ी समझ लीजिए। तो बिल्कुल, हैविंग सेड दैट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। एंड चलिए बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं हमारा आयुर्वेद निरूपण। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं आयुर्वेद। तो आयुर्वेद ये शब्द, ये दो पदों से मिलकर बना है। पहला क्या पद है? आयु। आयु मतलब जीवन, और वेद मतलब सत्ता या फिर ज्ञान। तो जीवन की सत्ता या फिर ज्ञान, इसी को हम क्या कहते हैं? आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है आयु लक्षण एवं पर्याय। आयु क्या है, आयु के लक्षण क्या है, आयु के पर्याय का क्या है। ठीक है। तो उसका ये श्लोक है। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक आपको, मैं मतलब आपको रिकमेंड करता हूँ, ये लर्न करना ही है। आपको आपको लर्न करना चाहिए बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो हमारा श्लोक क्या है? शरीरेन्द्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम नित्यगश्चानुबंधश्च पर्याये आयु उच्यते। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? आयु मतलब क्या है? देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम। देखो आयु क्या है, व्हाट इज आयु? शरीर, इंद्रिय, सत्व, सत्व यानी कि मन, और आत्मा, इनके संयोग से जो होता है, जो बनता है, उसे ही आयु कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर स्टार्टिंग में यही दिया हुआ है कि शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम नित्यगश्चानुबंधश्च पर्याये आयु उच्यते। तो शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्म, इन चारों के संयोग से जो बनता है उसे हम आयु कहते हैं। इन चारों का संयोग ही आयु कहलाता है। किन चारों का संयोग? शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा। सत्व यानी कि मन। और दूसरे श्लोक के दूसरे लाइन में उन्होंने उसके पर्याय बता दिए। नित्य गश्चानुबंधश्च पर्याये आयु उच्यते। तो देखो, नित्यग, अनुबंध, है ना, और जीवित, पहले लाइन में भी इन्होंने पर्याय दिया है। और धारी, धारी भी इन्होंने यहाँ पर दिया है। तो धारी, जीवित, नित्यग, अनुबंध, धारी, जीवित, नित्यग, अनुबंध, ये आयु के पर्याय है। अब इन पर्याय का एक एक करके हम मीनिंग देखते हैं। तो धारी यानी कि शरीर का धारण करने वाला, जीवित यानी कि प्राण के धारण, प्राण का धारण करने वाला, नित्यग यानी आयु, उसमें हमारी जैसे जैसे
हम हमारा एज बढ़ता है वैसे वैसे हमारी आयु कम होती है ना। हमारे इस पृथ्वी में रहने के दिन कम होते हैं, तो वो आयु खर्च होती है। यही नित्य का अर्थ है। नित्य यानी कि आयु का खर्च होना, आयु खर्च होती है। उसके बाद है अनुबंध। व्हाट इज अनुबंध? अनुबंध यानी कि चेतना शक्ति का शरीर में अस्तित्व होना, प्राण कॉन्शियसनेस का होना, इसे ही हम क्या कहते हैं? अनुबंध कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट जाए, तो नेक्स्ट उन्होंने धारी जीवित नित्य का अनुबंध ये देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट है तत्रायुष चेतना अनुवृत्ति। तो गर्भ से यानी कि हमारे जन्म से मरण पर्यंत चेतन तत्व का शरीर में अस्तित्व रहना, इसे ही हम आयु कहते हैं। ये और एक डेफिनेशन हो गई आयु की। ठीक है। उसके बाद हम आयुर्वेद के पर्यायी नाम देखेंगे। तो तत्र आयुर्वेद शाखा विद्या सूत्र ज्ञान शास्त्र लक्षण तंत्र मित्य नर्थांतरम। ये श्लोक आप लर्न कर सकते हैं। मैंने किया था लर्न, लेकिन इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर आप सिर्फ आयुर्वेद के पर्याय जो है, कौन से पर्याय है आयुर्वेद के? वो है शाखा, विद्या, सूत्र, ज्ञान, शास्त्र और लक्षण। इनको भी अगर आप याद कर लेते हैं आपका काम हो जाएगा, और यही आयुर्वेद के पर्याय है, पर्यायी नाव है। अब आयुर्वेद के पर्यायी नाव के बाद आता है हमारा आयुर्वेद की निरुक्ति एवं व्याख्या। तो आयुष्य वेद आयुर्वेद, तो जीवन विषयक जो शास्त्र है उसे ही हम आयुर्वेद कहते हैं। और आयुर्वेदंती त्या आयुर्वेद, तो आयु का अर्थ जीवन है और वेद का अर्थ ज्ञान ऐसे है। अर्थात जीवन का ज्ञान करने वाले शास्त्र को आयुर्वेद कहते हैं। मतलब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आयुर्वेद क्या है? आयु प्लस वेद। आयु मतलब लाइफ, वेद मतलब ज्ञान। तो जीवन का ज्ञान जिस शास्त्र में हमें मिलता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है वेदयति बोधयति। ये हो गया ना ये हो गया आयुर्वेदयति त्या आयुर्वेद। तो आयु का अर्थ जीवन, वेद का अर्थ ज्ञान, अर्थात जीवन का ज्ञान करने वाले शास्त्र को आयुर्वेद कहते हैं। ये हमने कवर कर लिया। उसके बाद हम देख रहे हैं वेदयति बोधयति त्यर्थ चक्रपाणी, अर्थात जिसके द्वारा ज्ञान एवं बोध होता है उसे ही हम आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्स्मिन विद्यते अनेन वा आयुर्विंदंती त्या आयुर्वेद। ठीक है। तो यहाँ पर आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि प्रतिपादित विषय के रूप में आयु जिसमें विद्यमान है उसे आयुर्वेद कहते हैं। मेरे सामने कुछ हिंदी की पीपीटी नहीं है, मैं लाइव ट्रांसलेट कर रहा हूँ मराठी को हिंदी में। अपना ट्रांसलेशन जबरदस्त है, कभी और बताएंगे इसके बारे में। एकदम लाइव आपके सामने, मेरे सामने भी यही पीडीएफ है जिसमें मेरा कर्सर घूम रहा है, लेकिन मैं लाइव ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद है आयुर्विद्यते ज्ञायते अनेन इति आयुर्वेद डल्लन। आयु को जिससे जाना जाता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। इसे यहाँ पर विद धातु ज्ञानार्थक है। ठीक है। आयुर्विद्यते विचार्यते अनेन इति आयुर्वेद, ये डल्हन आचार्य का कहना है। आयु का जिस द्वारा विचार विनिमय किया जाता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। इसे विद धातु विचारणार्थक है। तो यहाँ पर इतने सारे आयुर्वेद के निरुक्ति या फिर व्याख्या दिए, इसमें से आपको कौन से लर्न करने हैं? क्योंकि इस बहुत सारे इतने तो आपके याद होंगे नहीं, तो मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ जो आपको लर्न करने हैं। देखो आयुष्य वेद आयुर्वेद, ये एक लर्न कर लीजिए, आसान भी है। आयुर्वेद आयुर्वेदयति त्या आयुर्वेद, ये इंपॉर्टेंट है, ये इजी है, ये कर लीजिए। उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट आयुर्स्मिन विद्यते अनेन व आयुर्विदंती इति आयुर्वेद, ये इम्पोर्टेंट है सुश्रुत आचार्य द्वारा। तो ये आप लर्न कर लीजिए, और बाकी कुछ लर्न करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद हम आयुर्वेद के लक्षण के बारे में बात करेंगे। ठीक है। सो ये श्लोक सबका फेवरेट, सबको याद होता ही है, और बहुत फेमस श्लोक है। तो आई होप आपका अब तक याद होगा, नहीं होगा तो कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट भी है, इजी भी है और फेमस भी है। तो हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदस उच्यते। तो हितकर, अहितकर, सुखकर और दुखकर, यह आयु के प्रकार है। और इस श्लोक के अनुसार आयुर्वेद की परिभाषा उपरोक्त 4 प्रकार के आयु, जो कि हित पथ्य व अहित अपथ्य, इसके अकॉर्डिंग उनको यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। और आयु से रिलेटेड स्वरूप
जिस शास्त्र में वर्णित है उसे आयुर्वेद या फिर साइंस ऑफ लाइफ कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदस्य उच्यते। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है कि क्या कह रहा है ये श्लोक कि हित कर आयु, अहित कर आयु, सुख कर आयु और दुख कर आयु, इन 4 प्रकार का आयु का उल्लेख जिस शास्त्र में है वही हमारा आयुर्वेद शास्त्र है, उसे ही हम आयुर्वेद शास्त्र कहते हैं। इस तरह से इसका मीनिंग है। अब आगे हमें आयु का डिस्क्रिप्शन देखना, हित कर आयु, अहित कर आयु, सुख कर आयु और दुख कर आयु। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड ऐसे क्यों आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट है हितकर आयु। हितकर आयु क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ हितकर आयु। देखो, जो सर्व प्राणी मात्रों का हित चिंतक है, दूसरे के पराये धन की अपेक्षा न करने वाला है, उसके बाद वो सत्यवादी है, शांति प्रदान है, समाधानी है और विचार पूर्वक वो काम करता है। उसके बाद ज्ञानी, विज्ञानी व सदाचारी है, वेगों का धारण नहीं करता है। वेगों का धारण मतलब वेग क्या है, क्रोध, राग, ईर्ष्या, मद व अभिमान, इसे हम धारणीय वेग कहते हैं। जब हम अष्टांग हृदय में पढ़ेंगे तो अधारणीय वेगों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, धारणीय वेग है। दानवीर है, आध्यात्मिक विद्या का ये ज्ञाता है। उसके बाद वंदनीय व्यक्तियों की पूजा व वृद्धजनों की सेवा ये करने वाला है। उसके बाद आता है अहितकर आयु। हितकर आयु के विपरीत लक्षण अहितकर आयु की होती है। तो आप जब एग्जाम में भी लिखेंगे ना, तो हितकर आयु पूरा लिखना और अहितकर आयु में सिर्फ इतना लिख के आ जाना कि हितकर आयु का विपरीत लक्षण अहितकर आयु में होती है, बस सिंपल सी बात। उसके बाद सुखकर आयु। तो सुखकर आयु में क्या है, शारीरिक व मानसिक रोग विरहित और जो है तरुण है, शरीर में बल और वीर्य स्थापित है, यशस्वी, पुरुषार्थी व पराक्रमी है, ज्ञान विज्ञान से संपन्न है, जिसके इंद्रिय स्व विषय को ग्रहण करने में सक्षम है, धन संपत्ति से वो युक्त है, इच्छा अनुसार उसके प्रत्येक कार्य सफल या फिर निष्पन्न होते हैं। ऐसे आयु को सुखकर आयु कहा जाता है। और सेम जैसे मैंने ऊपर बताया था, वैसे दुखकर आयु यानी व्हाट इज दुखकर आयु, दुखकर आयु में सुखकर आयु के विपरीत लक्षण दुखकर आयु की हम समझनी चाहिए। और अभी उसके बाद छठवां पॉइंट है आयुर्वेद का उद्देश्य या फिर प्रयोजन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इजी है, फेमस भी है। तो क्या है आयुर्वेद का उद्देश्य या फिर आयुर्वेद का प्रयोजन, वो है प्रयोजनम चास्य स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ठीक है, तो आयुर्वेद के बेसिकली 2 उद्देश्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये श्लोक इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आप इसको बिल्कुल स्टार करके रख ही लीजिए कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण करना और रोगी व्यक्ति की व्याधि को दूर करना। आतुर यानी रोगी, उसके व्याधि को दूर करना। तो यहाँ पर आयुर्वेद का उद्देश्य, मैं थोड़ा इसकी व्याख्या अपने हिसाब से करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आयुर्वेद पढ़ रहे हैं तो इसका क्या प्रयोजन है, इसका क्या उद्देश्य है, ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए। तो आयुर्वेद का सबसे पहला उद्देश्य प्रयोजन क्या है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जैसे हम बोलते हैं कि जो स्वस्थ है उसकी स्वास्थ्य की रक्षा करो, जो स्वस्थ है उसको रोगी मत बनने दो। उसके लिए हम लाइफस्टाइल अच्छे से फॉलो करते हैं, हम योग करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं, हम दिनचर्या ऋतुचर्या फॉलो करते हैं। अब ये दिनचर्या ऋतुचर्या का मतलब अगर आपको पता नहीं होगा तो आगे आएंगे, पदार्थ में नहीं संहिता में आएंगे। ये दिनचर्या मतलब डेली रेजिमेन और ऋतुचर्या मतलब सीजनल रेजिमेन। तो इसमें अभी मैं फिलहाल डीप में नहीं जाऊंगा, बस इतना ही आप जान लीजिए। और दूसरा है कि अगर कोई बीमार हो ही जाता है तो फिर उसकी बीमारी को ठीक करेंगे, आतुरस्य विकार प्रशमन, है ना, रोगी की बीमारी को ठीक करेंगे। तो यहाँ पे आयुर्वेद के उद्देश्य यहाँ पर संपन्न हुए और यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आयुर्वेद का नित्यत्व व शाश्वतत्व ये पढ़ेंगे। और उसके साथ ही नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, उसके साथ ही हम सिद्धांत पढ़ेंगे, सिद्धांतो नाम, है ना, सिद्धांत पढ़ेंगे, ये सिद्धांत। और आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत के बारे में एक ब्रीफ ले लेंगे। तो अगले लेक्चर में आपका ये
चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। कौन सा चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर ऑफ पदार्थ विज्ञान, दैट इज आयुर्वेद निरूपण। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपको अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और जय हिंद, वंदे मातरम।